हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे आप लोग। तो आज हम नए वीडियो के साथ आए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर क्लास 10th का स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर हो चुका है हमारा। तो हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और जैसे मैंने बताया था, साइंस मेरा हमेशा 2 पार्ट में आएगा। क्यों 2 पार्ट में? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप हड़बड़ी में पढ़ें, या मैं नहीं चाहता कि एक वीडियो इतना ही लंबा हो जाए कि आपको लगातार देखना ही पड़े। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि आपको 2 वीडियो देखना है मिनिमम, ज़्यादा उससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। बट आप कोशिश कीजिएगा कि अच्छे देख पाए। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हर वीडियो आएंगे। क्यों इस टाइप से आ रहे हैं? क्योंकि इससे क्या होता है, बाइफर्केट करके हम पढ़ रहे हैं, और बाइफर्केट करके पढ़ने में क्या होता है, ईजी अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे मैंने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कैसे किया, मैंने पहले आपको बैलेंसिंग तक समझा दिया कि क्या होते हैं रिएक्टेंट, क्या होते हैं प्रोडक्ट। उसके बाद उसका टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझाया। इससे क्या है कि मार्क्स दोनों साइड से आएंगे, तो आप दोनों को इंडिविजुअल दे सकते हो टारगेट। यस, वैसे यहाँ पे हम, जैसे आपको नाम से समझ आ रहा होगा हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन और साथ में क्या है हमारे पास, दूसरा टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन। तो पहले टॉपिक में हम पूरा किसके ऊपर बात करने वाले हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में। और सेकंड पार्ट में हम किसके बात करेंगे, रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, सो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और जितना हो सके शेयर कीजिए वीडियो को। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट संडे नहीं, वेट, जुलाई के फर्स्ट संडे मैं एक ऑनलाइन क्लास लेने वाला हूँ, जिसमें मैं कंप्लीट आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ाने वाला हूँ, फ्रॉम स्क्रैच टू एक्सपर्ट। जितना मेरे को आता है उतना तो एक्सपर्ट कर ही दूंगा मैं। ठीक है, ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। इसका आ जाएगा एक ऐड टाइप से। जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, फ्रॉम स्क्रैच टू एक्सपर्ट। टाइमिंग वाइमिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। वीक में जैसे मैंने प्रॉमिस किया था 2 वीडियो कम से कम डालूंगा ही मैं, वो मैं चल रहा है मेरा। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। अरे भैया, इरेज करना है। अरे क्या हो रहा है भाई? ओके, चलिए फिर। तो यहाँ पे सबसे दिक्कत क्या होता है, बच्चा पढ़ बहुत पहले से रहा है, पढ़ बहुत पहले से रहा है बच्चा कि रिफ्लेक्शन होता क्या। हम स्कूल में बहुत बार समझेंगे रिफ्लेक्शन होता क्या है या कैसे काम करता है, सब चीज़ हम पहले समझे। मगर बच्चों को कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा ये है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे अगर एक वर्ड को देखोगे ना, ये वर्ड है, ये वर्ड ही इन दोनों को अलग करता है। बाकी ये 3 वर्ड तो आते ही हैं, 3 लेटर्स। तो रिफ्लेक्ट करना, ठीक है, रिफ्लेक्ट करना, ये हो गया आपका रिफ्लेक्ट। मतलब समझ लीजिए ये आदमी यहाँ सोच रहा है, और सोचते सोचते फॉर एग्जाम्पल इसके हाथ में एक बॉल है। ठीक है, इसने इस बॉल को थोड़ा दूर फेंका, और ऑफ कोर्स ये बॉल ऐसे करके ट्रैवल कर जाएगी, इसको पास थोड़ी करेगी, ट्रैवल करके वापस आ जाएगी। तो जब कोई चीज को आप किसी ओपेक ऑब्जेक्ट, याद रखना रिफ्लेक्शन हमेशा ओपेक ऑब्जेक्ट के लिए होता है, जब भी किसी ओपेक ऑब्जेक्ट की तरफ आप कोई भी चीज को थ्रो करते हो, वो वापस आ जाती है एक डिस्टेंस ट्रैवल करके, किसी भी एंगल से आ जाती है। ऐसा मैंने सेम एंगल नहीं बोल रहा हूँ, बस आ जाती है। ये वर्ड होता है रिफ्लेक्ट करना। इसका अच्छा एग्जांपल देखो, कभी ट्राई करना हो तो, ये दोनों कुश्ती लड़ रहे हैं, आप एक मुक्का मारे इसको, ये आप मुक्का मारे, दूसरा मुक्का ये आपको मारेगा। तो रिफ्लेक्शन कभी कभी रियलिटी में भी बहुत तेजी होती है। मतलब रियलिटी में भी अगर आपको रिफ्लेक्शन देखना है तो आप WWE देखो, एक पंच मारेगा दूसरा पंच मारेगा। बट यहाँ पे रिफ्लेक्शन अलग टाइप से आता है, जैसे सामने वाला पंच मारेगा तो दूसरा झापड़ मारेगा। तो ऐसे टाइप के देखने मिल जाते हैं डे टू डे लाइफ में। तो ये सब तो ऐसे ही हो गया। चलिए पढ़ाई में ध्यान देते हैं अब। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि रिफ्लेक्शन करता कौन है। तो अभी मैं अगर बात करूं तो देखो, बहुत चीज़ें आपको कॉमन दिखेगी। मैं कुछ आपको सिंपल एक कन्वेंशन दिखाऊंगा, जिससे आपको याद हो जाएगा बाकी साइन कन्वेंशन सब। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, रिफ्लेक्शन ऑलवेज इज डन बाय मिरर्स। ओके, वाई मिरर? बिकॉज मिरर वन साइड, मिरर का एक साइड जो होता है, जैसे मिरर अगर 2 साइड का है, फॉर एग्जांपल ऐसा ले लो, और इसको 3D में बना देते हैं ताकि इजी हो हमारे लिए। ये हो गया, समझ लो मिरर एक, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो भी जैसा भी है। ये साइड इसका एक ओपेक है, समझ लो ये पूरा ओपेक है। तो एक साइड जब ओपेक रहता है, लाइट यहाँ पे गिरी और यहीं से निकल गई, ठीक है, और ये साइड ओपेक हो रहा है, इसी को मिरर बोलते हैं।
तो इसलिए रिफ्लेक्शन वो करता है। मिरर कितने टाइप के, तो टाइप्स ऑफ मिरर में समझते हैं। देखो टाइप्स ऑफ मिरर, तो टाइप्स ऑफ मिरर में सबसे पहला आपका प्लेन मिरर जो हमारे घर में है, उसके बाद आता है हमारा कॉनकेव मिरर, और थर्ड हमारा रहता है, सबको एक लाइन से जोड़ दो, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हमारे 3 टाइप के मिरर होते हैं, ठीक है। ये सब जब नीचे डायग्राम देखो, ये सब का इंपॉर्टेंस है, ये सबको इंपॉर्टेंस में समझाऊंगा आप लोगों को। तो प्लेन और कॉनकेव मिरर का समझते पहले। तो प्लेन मिरर किसमें आ गया हम, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर जो हमारे घर में है उसमें क्या क्या खूबी दिखती है तुमको, सबसे पहला तुम्हारा इमेज कैसा रहता है, रियल और इन्वर्टेड रहता है, नहीं सर वर्चुअल और इरेक्ट रहता है। मैं समझाऊंगा, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज रहता है, वर्चुअल इरेक्ट मतलब क्या होता है, रियल इन्वर्टेड कैसा होता है, पहले समझो। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और इरेक्ट इमेज बनाता है, ऐसा इमेज जिसको आप टच नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल ये ले, ठीक है। दूसरा, प्लेन मिरर सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनाता है, सेम साइज, जिसके कारण इसका मैग्निफिकेशन 1 रहता है। मतलब अगर आपसे पूछेगा कि मैग्निफिकेशन कितना है प्लेन मिरर का, तो हमेशा याद रखना 1 रहेगा। इसको ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला, ये जो मैं स्टार लगा रहा हूँ अभी, एक मिनट, जो मैं स्टार लगा रहा हूँ, इसमें याद रखना ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ काम आएगा आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा आपके न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। ये प्लेन मिरर की खूबी होती है, ठीक है। अब आते हैं हमारे 2 अलग मिरर की तरफ, जो कि हमारे हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर, तो सबसे पहले खूबी जान दो, रियल और इन्वर्टेड, और एक केस में वर्चुअल रियल और इन्वर्टेड भी बनाता है भाई साहब हमारे, और दूसरा वर्चुअल इरेक्ट भी बना ही लेते हैं ये, एक केस में ना, सिर्फ वो केस बताऊंगा मैं आपको। कॉन्वेक्स हमेशा, कॉन्वेक्स मिरर, लेंस नहीं बोल रहा हूं मैं, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये पहली प्रॉपर्टी इनकी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोल सकते हैं हम, कॉनकेव मिरर हमेशा मैग्नीफाइड व्यू देता है। कैसा व्यू देता है, मैग्नीफाइड व्यू, ठीक है। और ये डाइवर्स व्यू देता है, या फिर एलोंगेट व्यू, डाइवर्स व्यू रहता है इसमें, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, 2 चीज, मैग्नीफाइड व्यू और डाइवर्स व्यू, ये 2 चीज आपको ध्यान में रखनी है। और एक और चीज याद रखना है कि कॉनकेव मिरर टोटल आपको 5 डायग्राम शो करेगा, ये आपको 2 डायग्राम ही शो देगा, अकॉर्डिंग टू बुक में बता रहा हूँ, पूरा डायग्राम के साथ बता रहा हूँ, पूरा फिल्टर करके बुक में क्या क्या है क्या नहीं। आपको टोटल 5 डायग्राम याद रखना है कॉनकेव मिरर के। और जैसे टीचर्स बोलते हैं कि याद रखने की जरूरत, मतलब रट लो, या फिर जो भी चीज बोलते हैं, मैं बोला ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं आपको, मैं आपको समझाना आपको करना क्या है। कॉनकेव मिरर में आप बस याद रखो कि 5 डायग्राम होंगे, और इसमें याद रखो कि 2 डायग्राम होंगे। और देखो, मैं यूजेस देख लो पहले, यूजेस तो आपको समझ आ चुका होगा। यूजेस देखो क्या होता है, सबसे पहले डेंटिस्ट कौन सा, देखो लेंस यूज नहीं करता, डेंटिस्ट मिरर यूज करता है आपके टीथ को देखने के लिए कि कितना क्या आपने जीवन भर में चॉकलेट ले पाया और क्या हो गया। तो डेंटिस्ट जो मिरर यूज करेगा, ऑफकोर्स वो डाइवर्स व्यू नहीं देखेगा, वो आपको मैग्नीफाइड व्यू देखना चाहता है, कि वो टीथ ऐसी बहुत छोटी चीज है, वो आपकी छोटी चीज देखना चाहता है, ठीक है। तो वो क्या आ जाता है डाइवर्स डेंटिस्ट मिरर में, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय द पर्सन्स हु वांट टू सी ऑब्जेक्ट्स विद क्लैरिटी, और कोई भी चीज को क्लैरिटी से देखने के लिए, कोई भी चीज को क्लैरिटी से देखने के लिए आपको क्या चाहिए, याद रखना, कोई भी चीज को क्लैरिटी से देखने के लिए आपको उसके जड़ तक जाना पड़ेगा, जड़ मतलब मैग्नीफाई, ठीक है। तो ये जड़ वर्ड्स याद रखिएगा, ठीक है। और अब आते हैं हमारा ये डाइवर्स व्यू मिरर। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, डाइवर्स व्यू हमारी कार, बाइक के रियर व्यू मिरर में रहता है, ठीक है। क्यों ऐसा रहता है, क्योंकि अगर ये मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मान लो ये गाड़ी का डायग्राम इतना मत जाना, समझ लो ये कोई भी गाड़ी है, तो मैं चला रहा हूँ और पीछे बहुत सारी गाड़ी होगी, ये सब गाड़ी है। अब मैं अपने मिरर से अगर सिर्फ एक गाड़ी को देखूंगा तो दूसरी गाड़ी आके मेरे को ठोक देगी कि नहीं, ये हो सकता है कि नहीं, बताओ पहले, हो सकता है सर। इसलिए डाइवर्स चीज देखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि मेरे को पूरे ग्राउंड का एरिया का पता होना चाहिए, कब कौन मेरा साथ देगा, कब कौन मेरे को पीछे से ठोकेगा, और कब कौन मेरे को आसमान के शहर में ले जाएगा, ये सब पता रहना चाहिए। कौन मेरे को कब पापा का परी बना दे, कब परा बना दे, मेरे को पता रहना चाहिए। इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, ठीक है। एक चीज यह हो गया हमारा। दूसरा चीज क्या ध्यान रखना है हमको, कि कॉनकेव मिरर दिखता कैसा सर। देखो, आपका अगर फॉर टेक एग्जाम्पल ऑफ स्पून, कुछ नहीं, स्पून का एग्जाम्पल लेने बोल रहा हूँ मैं आपके पास, शायद मैंने इमेज डाली भी है, मेरे को एक बार देखने दो इमेज।
उसकी है, नहीं उसकी, ठीक है। तो स्पून का ही ले लो, स्पून का दोनों साइड ले लो आप। आपको स्पून कैसा रहता है, ऐसा स्पून आपका रहता है और ये ऐसा सरफेस होता है, ठीक है। जब रिफ्लेक्शन, जैसे ये एक ले लो एक केस, अगर रिफ्लेक्शन अंदर साइड से हो रहा है और बाहर वाला ओपेक है, बाहर ओपेक है और यहां से हो रहा है, इसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और अगर रिफ्लेक्शन आपका अंदर साइड वाला ओपेक है और रिफ्लेक्शन बाहर से हो रहा है, ये इधर से लाइट आई, इधर से लाइट गई, इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। याद रखना एक चीज, मैं सिंपल डायग्राम से समझा रहा हूँ तो याद रखना। और एक चीज मैं और दिखा देता हूँ आपको, ये दो, ये आपका हो गया, ये देखो, ये देखो, ये इन्वर्टेड हुआ कि नहीं, ये कॉनकेव मिरर है क्योंकि ये मैग्नीफाइंग ग्लास है कि नहीं। मगर एक चीज तुम लोग देख रहे होगे कि ये सर ये तो ट्रांसपेरेंट है, हाँ ये लेंस है भाई। तो लेंस देखो, मिरर पढ़ते पढ़ते लेंस के बारे में पता चल गया कि लेंस एक साइड से ओपेक नहीं होते, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये चीज याद रखना। फिर ये देखो, ये छोटा रूप, ये होता है रियल इन्वर्टेड, सेम चीज है, रियल इन्वर्टेड है, इसको वर्चुअल इमेज बोला जाता है। तो ये सब चीजें बस ध्यान रखने वाली चीज है। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, ये हमारा रिफ्लेक्शन हम समझ लिए, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर थोड़ा समझ लिया। अब हम दो ठोक लॉ समझेंगे भैया बहुत अच्छे से। ये दोनों लॉ आपके रिफ्लेक्शन में भी, रिफ्लेक्शन के भी दो लॉ हैं, याद रखिएगा। मैं थोड़ा रिफ्लेक्शन का भी कर रहा हूँ, 2 लॉज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के और 2 रूल पढ़ेंगे, ये चीज याद रखना। 2+2 ये चीज हमको हमेशा पढ़ना है। जब भी हम चैप्टर पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले 2+2। 2+2 मतलब 2 ठोक लॉ और 2 रूल, ये दोनों को समझ सकते हैं। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट निकलती है और किसी मिरर पे गिरती है तो वो 2 चीज बनाती है। जो रे आ रही है, फॉर एग्जांपल AOP, ये जो AO रे है, ये AO है जो है, इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। ये वर्ड आपको रिफ्लेक्शन में भी दिखेगा और रिफ्रैक्शन में भी दिखेगा, ठीक है। फिर अब ये जैसे मैंने बोला था, ये ओपेक है, अब ये ओपेक है सर, तो अभी टकराएगी ये चीज, ठीक है कि नहीं, अब ये टकराएगी, ठीक है। फिर कहां से पास होगी, OP से पास होगी सर। अब OP से जब पास होगी सर, जब OP से पास होगी सर इधर से, तो एक एंगल बना के पास होगी, तो OP अभी रिफ्लेक्शन हो रहा है तो OP का नाम हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। तो लॉ क्या बोलता है, और ये एक इमेजिनरी लाइन कि जहां पे दोनों लाइन मिलती है वहां से हम नापते हैं कि कितना एंगल बना है। और ये जो हम अपने मन से एज्यूम करते हैं, ये जो सीधा दिख रहा है आपको, इसको बोला जाता है नॉर्मल। क्या बोला जाता है इसको, नॉर्मल। ये वर्ड आपको दोनों में देखने मिलेगा, रिफ्लेक्शन में भी, रिफ्रैक्शन में भी। तो मैं जिसमें अभी व्हाइट पेन से लगा रहा हूँ आपको वर्ड रिफ्लेक्शन में AO, ये बस ये 2 चीज, ठीक है। तो जैसा मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखो 2 चीज हुआ। तो लॉस क्या बोलते हैं, पहला लॉ बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक चीज ये हो गया, मतलब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है वो है आपका इंसिडेंट एंगल, और रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ बना रही है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों हमेशा इक्वल होना चाहिए, रिफ्लेक्शन के केस में ये दोनों हमेशा इक्वल होना चाहिए। बट एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये सरफेस एकदम रेगुलर है। अब थोड़ा सा हाई लेवल की बात करते हैं। रेगुलर सरफेस में ये ऐसा देखने मिलेगा, इररेगुलर सरफेस में क्या होगा सर, ये किसी भी एंगल में गिरेंगे और किसी भी एंगल से निकलेंगे। इसलिए वाटर जो होता है, वाटर में हम किसी चीज की इमेज देखते हैं तो हमको ब्लर या फिर इमेज
हिलते डुलते क्यों दिखाई देती है? क्योंकि सर सरफेस रेगुलर नहीं होता। सरफेस रेगुलर नहीं होता, इसके कारण एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमको इमेज ब्लर दिखती है। ये पहला लॉ। तो दोनों लॉ को मैं अच्छे से रख रहा हूं। तो हमने क्या क्या डायग्राम से ही आपको लॉ, अगर डायग्राम जिसको याद है पूरे लॉ लिखिएगा। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ। दूसरा, इंसिडेंट रे नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे सब के सब एक ही प्लेन में, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो मैंने बोला था ना, एक लॉ रिफ्लेक्शन में भी होगा और रिफ्रैक्शन में, दोनों सेम। हाँ, वो लॉ यही है। तो ये आपका इजी काम। आपको ये लॉ दोनों में लिख सकते हो आप, रिफ्लेक्शन में भी और रिफ्रैक्शन में भी। ये वाला लॉ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्शन ऑन द। तो ये हमारा 2+2 था क्या सर? 2+2, तो 2 हो गया। अब 2, दो चीज क्या बताने वाले हो? पहला चीज, कभी भी लाइट अगर ट्रेवल कर रही है और मान लो ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ट्रेवल कर रही है और टकराई, तो कंपलसरी है उसको फोकस से पास होना पड़ेगा। मैं टर्मिनोलॉजी भी समझा रहा हूं, फोकस क्या होता है, ये पहला चीज। दूसरा, मतलब कोई भी लाइट का, जैसे समझ लो बॉडी का हेड है, ये है ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है। ऑब्जेक्ट के टॉप से लाइट निकली, ये लाइट गई, ये यहाँ पे टकराई और पास हुई, तो हमेशा यहाँ से पास होगी? फोकस से। ये चीज आपको पहली चीज, मतलब कोई भी लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन होती है जो हम कोई भी मिरर के सेंटर से ड्रॉ कर देते हैं। क्यों ड्रॉ करते हैं? ताकि हम डिफरेंस लेके चले कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे कोई और चीज ध्यान में रखने की चीज नहीं है। फिर लाइट ऐसे निकली ऑब्जेक्ट से, ताकि, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है कि नहीं? तो पैरेलल जब भी होगी और टकराएगी तो हमेशा फोकस से पास होगी। ये पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा चीज, दूसरा रूल क्या बोलता है ड्राइंग करते समय, कि अगर लाइट टकराने से पहले फोकस से पास होगी, मतलब लाइट का ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, पहले क्या हुआ था? पहले टकराई, फिर फोकस से पास हुई, तो वाइस वर्सा हो जाता है। वाइस वर्सा मतलब इस बार क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट था, लाइट आपकी गई, पहले फोकस से पास हुई, फोकस से पास होने के बाद टकराई है, यहाँ पे टकराने के बाद फोकस से पास हुई है ना, यहाँ पास होने के बाद फोकस से टकराई तो पैरेलल बन गई। एक चीज ये ध्यान में रखना आपको, ये दो रूल, ठीक है। ड्राइंग बनाते समय, डायग्राम बनाते, क्योंकि 5 डायग्राम और +2 टोटल 7 डायग्राम आपको आने चाहिए, ये सब चीज। अब हम आ जाते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी में कि सर फोकस क्या होता है। फोकस वो एरिया होता है जहां पे इमेज क्लैरिटी देता है। फिर से बोल रहा हूं, फोकस इज द एरिया विच गिव्स क्लैरिटी। तो अब सर क्लैरिटी किस बेसिस में? एपर्चर के बेसिस में। फिर सुनना ना, एपर्चर मतलब रेडियस, एपर्चर मतलब रेडियस, मतलब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों किससे निकलते हैं। जैसे मैं एक शेप ले रहा हूं, वो दोनों निकलते हैं इससे, ठीक है, वो सर्कुलर से निकलते हैं। तो सर्कल का क्या होता है सर? ये हो जाता है रेडियस, ये हो जाता है डायमीटर। अब हम ड्राइंग बनाते समय क्या करते हैं, हम एक लाइन ले लेते हैं यही इससे, और हम क्या करते हैं, ये वाला हिस्से को बस, ये इधर से यहां तक हम ये वाला हिस्सा ले लेते हैं और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट खड़ा कर देते हैं, ताकि हम भी समझाने के लिए आपको एक डिफरेंस लेके चले। लाइट ऐसी जाती है और पास हो जाती है फोकस से, ऐसे करके हम दिखाते हैं ड्राइंग को। तो ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो पोल, फोकस, ये सब आपको टर्मिनोलॉजी डायग्राम से सिखाऊंगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। एक चीज और याद रखना, तो मैंने जैसे बोला रेडियस, फोकस जो है वो आपको क्लैरिटी देता है, किसके बेसिस में? एपर्चर के बेसिस में। मतलब याद रखना, कोई भी नॉर्मल लॉजिक है, आपको ही पता है कि जितना बड़ा मिरर होगा उतना अच्छे से आप इमेज देख पाओगे, है कि नहीं यार? जितना बड़ा आपका रेडियस होगा मिरर का, उतना अच्छा आप इमेज देख पाओगे क्लैरिटी से। तो इसलिए फोकल लेंथ किसका ज्यादा रहेगा? अपने अब दिमाग लगाओ, फोकल लेंथ किसका ज्यादा रहेगा? जिसका रेडियस ज्यादा रहेगा। तो इसलिए एक फॉर्मूला भी निकाला गया कि फोकल लेंथ एक्चुअल में रेडियस का हाफ रहता है। तो ऐसे याद रखो, डायमीटर का हाफ रेडियस, रेडियस का हाफ फोकल लेंथ। ये देखो, ये चीज याद रखना हमेशा। और फोकल लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में, ये भी याद रखो। ये
बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो ये ध्यान में रखने वाली चीज है। अब आ जाते हैं डायग्राम में, ठीक है। ये हो गया हमारा, मैं सिर्फ ये हो गया हमारा डायग्राम। और ये डायग्राम किसका है? ये डायग्राम है कॉनकेव, ठीक। साइन कन्वेंशन भी समझाऊंगा मैं, पहले ये समझ लो आप लोग। लाइट दूर से आ रही है इन्फिनिटी से, मतलब ऑब्जेक्ट कोई नहीं, एकदम दूर से आप देख रहे हो, तो कैसा देखता है? ऐसा करते हैं कि नहीं हम लोग? दूर में कभी देखना, दूर में एकदम कोई चीज होगी ना, उसको ऐसे हाथ में रखना, वो लगेगा कि ऑब्जेक्ट इसी में आ गया है, हाथ में, ऐसे बचपन में हम करते थे। तो ये सब चीजें आप ध्यान कर सकते हो। तो जब दूर से आती है तो देखो हुआ क्या, लाइट ऐसे आई, यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमेशा जो आप रूल जो लगता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे करके कैसा है, वो आपको ध्यान में रखना है कि जहां पे टच होता है ना, वहां से रूल लगना स्टार्ट होता है। अब टकराया तो रूल क्या बोलता है सर? रूल ये बोलता है कि सर अगर टकराया है तो फोकस से पास होगा, ये पास हो गया, ये भी पास हो गया, ये दोनों के दोनों एक ही पॉइंट में आ गए, तो ये बन गया डिमिनिश्ड इमेज। तो जब भी ऑब्जेक्ट दूर में रखोगे तो आपको इमेज कैसा दिखने मिलेगा? डिमिनिश्ड। अब मेरा एक चीज एकदम याद हो, मैं बोला था ना मैं रटाऊंगा नहीं, मैं समझाऊंगा, मैं समझा क्या रहा हूँ। ऑब्जेक्ट जितना कॉनकेव मिरर के पास आते जाएगा, ये मिरर पहले यहाँ था फिर यहाँ था, आपका इमेज उतना ज्यादा रियल और एनलार्ज बनते जाएगा और इन्वर्टेड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपका ऑब्जेक्ट जितना मिरर के पास आते जाएगा, आपका इमेज उतना बड़ा और उतना रियल और इन्वर्टेड बनते जाएगा। यह चीज याद रखना, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, इन्फिनिटी बियॉन्ड सी रखोगे, फिर सी में रखोगे, फिर सी और एफ के बीच में रखोगे, फिर एफ में रखोगे, फिर एफ और पी के बीच में। तो ये आपको बस ध्यान में रखना है। ये 6 डायग्राम टाइम से, ठीक है। 5 डायग्राम क्यों बोला था मैं? क्योंकि 5 आपके रियल और इन्वर्टेड के हो गए थे और एक वर्चुअल डायरेक्ट का मैंने बोल दिया था, ठीक है। तो अब ध्यान दो, देखो अब इमेज थोड़ा सा आगे बढ़ा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर समझा देता हूं मैं। ये जो मिरर है ये एक्चुअली बनते किससे? ये जो मिरर है सर, ये एक्चुअली बनते किससे? ये सर्कुलर से बनते हैं सर। और हर सर्कल का एक क्या होता है सर? सेंटर। यही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। जितना बड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर उतना क्लैरिटी, बताया था मैं आपको अभी, बस याद रखना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब जैसे लाइट ट्रेवल किया, बियॉन्ड सी से स्टार्ट हुआ, ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आ रहा है, ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आ रहा है सर। तो ऑब्जेक्ट जैसी पास आया सर तो थोड़ा सा इमेज बढ़ेगा। तो ये आया, लाइट गई ऊपर से, टकराई, तो ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फोकस से पास हो गया। दूसरी लाइट कहां से पास हुई? देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और उसी साइड से रिफ्लेक्ट हो गई। तो एक और रूल, जब भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो जैसी है वैसी रिट्रेस कर देती है अपना पाथ। याद रखना, अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो जैसे गई है लाइट वैसी रिट्रेस कर देती है लाइट। ये ध्यान में रखना। अब आ जाओ थर्ड डायग्राम में। तो इमेज थोड़ी सी बड़ी बनी मगर डिमिनिश्ड बनी ना। ऑब्जेक्ट देख, ऑब्जेक्ट का साइज देखो कितना बड़ा है, खुद देखो ऑब्जेक्ट का साइज कितना बड़ा है ऑब्जेक्ट, और ये कितना छोटा है कि नहीं? हाँ, इसको अब इसको क्या बोला जाता है? इसको देखो पोल से नापा जाता है, हर चीज का डिस्टेंस पोल से। ये यू और ये बी। तो अगर मान लो सॉल्व करते समय न्यूमेरिकल, ये तब तो एक बार रीड करोगे ना तभी समझ आएगा। मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर इस वीडियो को देख रहे हो ना तो एक रीडिंग दे देना और अच्छे समझ आ जाएगा। तो मान लो यू आपका सॉल्व करते समय बड़ा आया और वी क्वेश्चन में छोटा था, तो आप कौन से 2 डायग्राम बनाओगे? सर ये दोनों डायग्राम बनाएंगे ऑफ कोर्स। मगर आपका मैग्निफिकेशन एकदम 0 आएगा तो आप ये डायग्राम अवॉइड करोगे, ये वाला डायग्राम। तो ये डायग्राम, तो ऐसे आपको याद रखना है कि आपको कौन सा डायग्राम बनाना है, बस न्यूमेरिकल देख के कि यू और वी किस में बड़ा है किस में छोटा है। नाउ मैंने कैसे बोला था, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, पहले सी के पीछे पहुंचा, अब कहां पहुंच जाएगा? सी के पास। अब सी के पास पहुंचता है तो एक बहुत अच्छी चीज होती है, प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर का एक क्राइटेरिया पूरा होता है, पता है कौन सा? मैग्निफिकेशन 1 वाला। मतलब साइज सेम बनती है, सेम साइज। अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर में खड़े हो ना कॉनकेव मिरर के, तो जितना ऑब्जेक्ट का हाइट होगा ना उतना इमेज का भी हाइट होगा।
लाइट गई, फोकस से पास हुई, नीचे वाली भी फोकस से पास होके दोनों मिले और सेम साइज बना। अब सी से कहाँ जाएंगे, और थोड़ा अंदर। अब जैसे ही हम सी क्रॉस किए, अब समझना, मैग्नीफाइड इमेज कब बनाता है कॉन्केव मिरर पता है? जब आप सी को क्रॉस करते हो। ये याद रखो आप, अगर आपको डिमिनिश्ड इमेज चाहिए तो आप हमेशा ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखना, बियॉन्ड सी, ठीक है? आपको हमेशा डिमिनिश्ड इमेज। मगर आपको मैग्नीफाइड इमेज चाहिए तो आप हमेशा सी के अंदर लाओ उसको। तो सी के अंदर मतलब कहाँ आया? एफ और सी के बीच में। देखो ऑब्जेक्ट, ये लाइट गई, फोकस से पास हुई। देखो लाइट इस बार सेकंड रॉ फॉलो कर रहा है, पैरेलल थी टकराने से पहले, टकराने के बाद फोकस से पास हो गई। सेकंड वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर में गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ गई, तो ये मैग्नीफाइड बन गया। तीसरा, फोकस में खड़ा हो गया। फोकस में खड़ा हो जाता है कोई ऑब्जेक्ट तो ब्लर दिखता है, इसलिए हम किसी चीज को एकदम करीब से देखते हैं ना तो हमको क्लैरिटी नहीं दिखती, ब्लरनेस आ जाता है। उसका रीजन यही है। और ये हो गया वर्चुअल इमेज का केस। एफ और पी के बीच में इमेज, ये बना आपका इमेज, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये हो गया इमेज डिस्टेंस। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। और सेम डायग्राम आपको कॉन्वेक्स मिरर में फॉलो करना है और कुछ भी नहीं करना है आपको। अब मैं आ रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, द न्यूमेरिकल पार्ट, क्योंकि न्यूमेरिकल इसके बहुत चीजें बताते हैं, ठीक है? न्यूमेरिकल पार्ट में मैं आपको फॉर्मूला, सबसे पहले 1/v + 1/u = 1/f, एक ये दूसरा फॉर्मूला ही होता है ये, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है? तो आपको एक चीज हमेशा देखनी है, इन सब का ना, ये न्यूमेरिकल रिफ्लेक्शन के हार्ड क्यों है? क्यों मिरर्स के सर लाइट के न्यूमेरिकल्स हार्ड है? बिकॉज ऑफ साइन। साइन आपको पहले से ही पता रहना चाहिए कि आपको क्या एज्यूम करना है, साइन कन्वेंशन, ठीक है? अब साइन कन्वेंशन डायग्राम के अकॉर्डिंग नहीं, डायग्राम वाला क्या बोल देगा, इधर से लाइट आ रही है तो पॉजिटिव ले लो, इधर से लाइट आ रही है तो नेगेटिव ले लो। ये सब फालतू काम नहीं करना आपको, ये डायग्राम से इतना जल्दी समझ नहीं आता आपको। सिंपल मैं बता रहा हूँ, वो देखो, यू का साइन कभी चेंज होता नहीं। पहले तो ये दो चीजें जान लो, ये दो चीजें, क्योंकि ये लेफ्ट साइड बनता है हमेशा, लाइट जाती है इस तरफ है और ऑब्जेक्ट इस तरफ रहता है ना, लाइट, ये ऑब्जेक्ट इस तरफ रहता है, लाइट जाती है, तो लेफ्ट साइड है लाइट के, इसलिए इसको नेगेटिव हमेशा। तो ये दो चीज का साइन तो पहले लिख लो मेरे साथ आप लोग, ये दो चीज का साइन मेरे साथ लिख लो आप। पहला साइन क्या है आपका, यू हमेशा नेगेटिव रहेगा भले वो लेंस हो या मिरर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा भले वो लेंस हो या मिरर। तो ये जो साइन कन्वेंशन मैं समझा रहा हूँ, ये पहला वाला जो मेरा साइन कन्वेंशन है, ये आपको बता रहा है कि लेंस मिरर में नहीं देख रहा हूँ मैं, सीधा ये देख रहा हूँ कि यू नेगेटिव एच पॉजिटिव। और फिर से, ना तो ये कॉनकेव ना कॉन्वेक्स, एकदम कुछ नहीं देखता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। यू मैं हमेशा नेगेटिव लूंगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में हमेशा पॉजिटिव लूंगा। मैं ना तो ये देखता हूँ कॉन्वेक्स है, ना तो मैं ये देखता हूँ कॉनकेव है, मैं ये भी नहीं देखता, ना मैं ये देखता हूँ कि ये मिरर है, ना तो मैं देखता हूँ ये लेंस है। न्यूमेरिकल बनाते समय मैं आंख बंद करके दोनों का साइन याद रख लेता हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको साइन नहीं बताएगा। दूसरा साइन कन्वेंशन, थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बोलता है कि अगर कॉन्वेक्स है वो, नहीं, बाद वाला वर्ड नहीं देखना, सिर्फ कॉन्वेक्स वर्ड देखना, हमको प्रीफिक्स देखना है, सुफिक्स नहीं। प्रीफिक्स मतलब सामने वाला। फिर से मैं थोड़ा सा, शायद मेरे फोटो के कारण मेरे को बताइए कीजिए कि वीडियो कैसा है, क्या क्वालिटी है, ताकि मेरे को हेल्प मिले। फोकल लेंथ दो, कॉन्वेक्स कॉनकेव। अगर कॉन्वेक्स है मान लो तो हमेशा पॉजिटिव, भले वो मिरर हो या लेंस, याद रखना, मिरर हो या फिर लेंस। कॉन्वेक्स फोकल लेंथ, जैसे मैं बोला फोकल लेंथ 5 है और मैं बोला ये कॉन्वेक्स है, समझना ना। एक चीज और करने दो, हाँ ये देख, अगर मैं बोला फोकल लेंथ 5 है और वो कॉन्वेक्स में है तो तुम मत सुनना लेंस से कि मिरर, सीधा +5 यूज करना, और कॉनकेव है तो नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन देखो इतना इजी होते जा रहा है। थर्ड, हाइट ऑफ इमेज और वी, ये दोनों क्या बोलते हैं देखो, अगर रियल और इन्वर्टेड है, ये ही दोनों सिर्फ गेम खराब करते हैं। ये मिरर में अलग दिखाते हैं और लेंस में अलग दिखाएंगे, तो हम सिर्फ मिरर का भी याद रखेंगे क्योंकि हम मिरर पढ़ रहे हैं, बाकी लोग सब मिरर लेंस नहीं देखते। रियल और इन्वर्टेड रहेगा तो हमेशा नेगेटिव, वर्चुअल इरेक्ट रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव। तो ये सब साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन को एक बार अच्छे से नोट कर लेते हैं सर। साइन कन्वेंशन सर, यू ऑलवेज नेगेटिव, हाइट ऑफ इमेज ऑलवेज पॉजिटिव, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोकल लेंथ पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स बोथ लेंस एंड मिरर। मेरे साथ इसको नोट करते रहिए।
फोकल लेंथ, नेगेटिव, कॉनकेव, बोथ लेंस एंड मिरर। ठीक है। वी ये क्या है, हाँ बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, फोकल लेंथ बोलते हैं इसको। ये सब हम समझे क्लैरिटी के लिए अपर्चर में डिपेंड करता है। एफ का एक और फॉर्मूला हमको याद है, एफ इक्वल्स टू आर बाई 2, याद कराते जा रहा हूँ प्रीवियस भी। बी दो साइन दिखाता है, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव किसके लिए, रियल और इन्वर्टेड। पॉजिटिव किसके लिए, वर्चुअल और डायरेक्ट। हाइट ऑफ इमेज, ये भी यही दोनों दिखाता है, तो ये दोनों को एक साथ याद कर सकते हो। तो ये सब चीजें आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व। इसका एक न्यूमेरिकल सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं कम से कम 20-30 न्यूमेरिकल कराऊंगा रिफ्लेक्शन के। ठीक है। आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि आप जब भी सॉल्व करोगे, आपको यहाँ कितनी अल्फाबेट दिखते हैं, बी यू एफ, ये मेरा रूल है। अगर तीन वेरिएबल है तो आपको क्वेश्चन वाला हमेशा दो चीज बताएगा, या तो वी एफ बताएगा, या तो यू एफ बताएगा, या तो वी यू बताएगा। विदाउट इसके क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। पहली चीज तो याद रखना, तीन वेरिएबल में से हमेशा क्वेश्चन कितने वेरिएबल बताएगा, दो वेरिएबल बताएगा। आप जैसे आप फॉर एग्जांपल आप जानते हो हमेशा कि u हमेशा नेगेटिव रहता है, तो बच्चे क्या गलती करते हैं, ये ऐसे करके रखा है, फिर बच्चे क्या गलती करते हैं, उधर भेजते ना, तो किसका साइन चेंज करे, कंफ्यूज है, इसका करना है कि इसका करना है। सर आपको पता है कि नंबर के बाहर का साइन चेंज होता है, अंदर का नहीं। तो आप ऐसे करोगे इसको 1/f माइनस, और u को अभी भी माइनस रख दोगे, तब जाके ये सॉल्व होगा। ये भाई गलती मत करना प्लीज, मैं फिर से बता रहा हूँ। साइन चेंज किसका करना, जो ये पूरे फ्रैक्शन के बाहर है उसको उस तरफ भेज के साइन चेंज करना, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक चीज तो ये गलती मैंने देखी है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। और दूसरा एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू इक्वल्स टू एच आई बाई एच नॉट। देखो भैया, आप एट अ टाइम यहाँ पे तीन साइड दिख रहे हैं, 1 2 3, ये तीन दोस्त दिख रहे हैं। और मैथ्स क्या बोलता है, ये दो ही दोस्त हो सकते हैं, या तो LHS और RHS। तो सर आप कौन सा ले सकते हो, आप एट अ टाइम या तो ये देखो सॉल्व करते समय ये ले सकते हो, या फिर आप ये वाला उठा सकते हो, या फिर आप ये तीन चीज ही कर सकते हो आप पूरे क्वेश्चन की, क्योंकि आप दो साइड ही ले सकते हो। तो कैसे करूंगा सर, कौन सा साइड लेना है, सिंपल, आपको पूछ क्या रहा है, मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, और क्वेश्चन में वी और यू दिखा है, तो कौन सा लोगे, फर्स्ट वाला सर। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और वी है, और यू निकालने बोल रहा है, तो आपके पास यही फॉर्मूला है ना सर, वी यू है, एच आई निकालना है, और एच नॉट। तो आपको अपने फॉर्मूला में ये देखना है कि कितने वेरिएबल है। जैसे यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 4 में से 3 का वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एच आई, एच नॉट और वी दे रहा हूँ, और यू निकालने बोल रहा हूँ, तो आप ये वाला फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हो, खुद बताओ। 1/v ये वाला फॉर्मूला, रुको कलर चेंज करता हूँ ताकि अच्छे समझ आए। ये वाला फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं यूज कर सकता सर? सर भी आपके पास सिर्फ वी है, यू और एफ नहीं है आपके पास। और मैंने पहले बोला है 3 में से 2 का वैल्यू पता रहना चाहिए। तो ये वाला फॉर्मूला गया, तो अब मैं यू किससे निकालूंगा, दूसरे फॉर्मूला से। कौन से फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला, ये सब लिखना साथ में। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आज का वीडियो। देखो कोशिश किया हूँ जितना अच्छे से समझा सका समझाया हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, और लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा भैया।